हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 9th का कंटेंट डिस्कस कर लिया था कि कितने डेज में आप कितने टॉपिक्स को कंप्लीट करोगे। आज हम 10th के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसमें आपको ये थोड़ा सा बुक्स के बारे में भी आज मैं बात करूँगी कि आपको कौन सी बुक से किस तरीके से हेल्प लेनी है और क्या पूरा ही पढ़ के जाना है या कुछ टॉपिक्स को हम स्किप भी कर सकते हैं, कितना स्किप करना है, कितना हायर लेवल पे जाना है, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में आप सबसे पहले कंपाउंड्स के नाम वगैरह बहुत अच्छे से हो, क्योंकि जो वर्ग 2 का एक एनालिसिस वाला वीडियो है चैनल पर अपलोडेड, उसमें क्या था, जैसे उन्होंने 4 कंपाउंड दे दिए, उसमें एसिडिक बेसिक पूछ लिया और उसमें ये पूछ लिया कि जैसे मेटल है, अगर वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आपको केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट, इन सब चीज़ों में मेन छोटी छोटी सी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होगी कि ऐसा कौन सा मटेरियल मिला दिया जाए कि वो कलर चेंज हो जाए। जैसे कॉपर आयरन वाला है तो वो ग्रीन से ब्लू से ग्रीन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है। इस तरीके से आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। तो लगभग आपको 1 वीक लग जाएगा केमिकल रिएक्शन एसिड बेस सॉल्ट में, ये आपको कंप्लीट करेंगे। और आप इसको ना मैंने पहले भी बोला था कि आप सबसे पहले खुद से एनसीईआरटी रीड करेंगे। एनसीईआरटी रीड करने के बाद आप गूगल पे यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्लास 10th टॉपिक, तो 1 शॉट के फॉर्म में आप उसको फटाफट करेंगे, उसके नोट्स बना लेंगे। जहाँ पर भी आपको दिक्कत आई है, जहाँ पर भी आपको लगा कि वो चीज़ आपसे थोड़ी सी स्किप हो रही है या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा खुद से इनहेंस करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद मेटल नॉन मेटल, तो कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है। एक्सेप्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, कि ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मेटल नॉन मेटल पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। कंपाउंड एंड इट्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर आपको थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इस बार वर्ग 2 का कितना डीप लेवल आ सकता है। तो लगभग आप इसको 5-7 दिन इस टॉपिक पर देंगे। जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ये सारे टॉपिक्स थोड़ा सा आपको 11-12 से भी कवर करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आप 10th का कवर करेंगे, क्योंकि आपको पढ़ाना 9th-10th क्लास को है, तो हमें 10th स्किप नहीं करना। कितनी बार ऐसा होता है कि हम बहुत हायर लेवल पढ़ने के चक्कर में ना बिल्कुल बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, बेसिक कंप्लीट करके नहीं जाते हैं, तो उस वजह से मात खा जाते हैं। आपको सबसे पहले अपने 9th-10th पर अच्छी पकड़ बनानी है, उसके बाद आपको हायर लेवल पर जाना है। कि बाई चांस कभी एग्ज़ाम का थोड़ा बहुत अगर जो पैटर्न है या जो क्वेश्चंस आए हैं वो इतने डीप नहीं पूछे गए, अगर थोड़े से लो लेवल के, तो ऐसा ना हो कि हमसे वो क्वेश्चंस बने ही नहीं, क्योंकि हम बहुत हायर लेवल पढ़ के चले गए थे, हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए सबसे पहले आपको 9th-10th कवर करनी है। और उसी के साथ साथ जैसे आपने क्या करा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा, तो आपने पहले 10th क्लास का कर लिया, 1 शॉट से आपने वीडियोस देख ली, और लगभग मेरी समझ से 10th क्लास का, और अब चूंकि हम इतने बड़े हो चुके हैं तो थोड़ी सी बुद्धि भी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, तो आई थिंक 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 3 दिन में आप ये कवर कर लेंगे। फिर बाकी के जो 4-5 दिन है वो आप क्या करेंगे कि जो आपके 11th-12th की एनसीईआरटी है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको गूगल पर आजकल सब चीज़ें अवेलेबल है, PDF मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस चीज़ को कवर कीजिएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, SPDF ब्लॉक, ये बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे मैं अभी आपको लास्ट में बुक के बारे में भी बताऊंगी। लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, आपका एक्सक्रिएशन, ये सारे टॉपिक्स आएंगे। रेस्पिरेशन, तो आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी तो करना ही है, साथ साथ 11th क्लास में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम से जो पूरे 7 चैप्टर्स का एक टॉपिक है, आपको वो कंप्लीट करना है, सो दैट आपका पूरा एक माइंडसेट बन जाए, आपको क्वेश्चंस अच्छे से आने लगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो अभी बताती हूँ। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, वो आपका इसी में कंप्लीट हो जाएगा जब आप 11th क्लास की बुक से कंप्लीट करेंगे। रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग भी करके जाना है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी करके जाना है, ये आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। लगभग आपको इसको कंप्लीट करने में 7 दिन लग सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें ये पूछ लिया जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, कितनी पोलर बॉडी बनी, पोलर बॉडी किस में बनती है, एक्रोसोम का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, ये कौन सी क्या फॉर्मेशन हो रही है, ये सब आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में आराम से मिल जाएगा। ठीक है।
ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब आप लाइफ प्रोसेस करेंगे तो उसकी काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगी। सेल साइकिल जो कि 9th क्लास का टॉपिक था, जो कि आपको 11 से कंप्लीट करना है, जिसमें मैंने आपको सेल डिवीजन भी बोला था, वो भी आपको इसमें रिप्रोडक्शन वाली चैप्टर में हेल्प करेगा, क्योंकि ये सब क्या है, आपस में इंटरवाइंड है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक कर लिया तो वो दूसरे टॉपिक में हेल्प नहीं करेगा, कहीं ना कहीं टॉपिक इंटरवाइंड होते हैं तो वो एक दूसरे में हेल्प करते जाते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, तो देखो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पे मैं बेसिकली यही बोलूंगी कि अगर आपका जेनेटिक्स बहुत अच्छा है, जैसे जेनेटिक्स मेरा बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेती हूँ। अगर आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन काफ़ी ठीक है, इवोल्यूशन में क्या है, रामापिथेकस वगैरह आते हैं, उसमें उनका जो ब्रेन का वॉल्यूम पूछा जाता है कि भाई कितना काम करता है, 14 सीसी है, 700 सीसी, 900 सीसी, तो ये इस तरीके से अगर आपको याद होते हैं तो अच्छी बात है, वरना शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, स्टिक कीजिए इस तरीके से, जहाँ पर आप बार बार पढ़ रहे हैं, एक स्टडी टेबल होनी चाहिए जहाँ पर भी आप पढ़ें उस चीज़ को बार बार गो थ्रू होते रहे, तो अपने आप अच्छे से लर्न हो ही जाता है। फिर उसके बाद लाइट चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि थ्योरेटिकल बेस है। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो वन लाइनर फॉर्म है उनको लगभग 100 MCQs प्रैक्टिस करो और कम से कम 50 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, ताकि लगभग एक टॉपिक से आप अपने 100-150 जो हैं टॉपिक्स आपके कंप्लीट होते जाएं। और एक अपने आप में विश्वास हो जाता है जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, हमारे अच्छे मार्क्स आने लगते हैं, तो एटलीस्ट हमारे मन में भी एक लगता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। अब किस तरीके से करना है ये थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैंने आपको पहले बहुत बार आपने मेरे वीडियोस में देखे होंगे, ये अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये क्या है, जैसे इसमें ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं आपको एक बार टॉपिक भी बता देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम चैनल पर इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इसमें देखो टैक्सोनॉमी, एनिमल किंगडम है, एनिमल सेल है, क्रोमोसोम, वही जो मैं बोल रही हूँ ना, जेनेटिक्स अगर आपको बहुत अच्छी नहीं आती है तो आप डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जेनेटिक कोड, इनहेरिटेंस, ह्यूमन जेनेटिक्स, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, ये आपका लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने 10th क्लास की बुक कर ली, फिर 11th में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो करेंगे, फिर आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लगभग आपको एक टॉपिक में 200 से 250 MCQs मिल जाएंगे। रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, नर्व कंडक्शन, मसल एंड स्केलेटल, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th का है। तो आप सबसे पहले 10th क्लास करने के बाद 11th क्लास की NCERT कंप्लीट करेंगे, फिर आप MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, और जो टॉपिक्स, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, आप उन टॉपिक्स को देखेंगे। LTR, आप एक लिस्ट बनाएंगे LTR, लास्ट टाइम रिवीजन की, जहां पर आपको ये पता होगा कि आपको लास्ट 15 डेज में क्या क्या रिवाइज करना है, वो आप अभी से बनाते चलेंगे। क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स जब हम कंप्लीट करते हैं तो हम चीज़ें भूलते जाते हैं कि हमें क्या आता है, क्या नहीं आता है। तो जो MCQs बार बार दिक्कत दे रहा है उस पर पेंसिल से एक सर्कल बनाइए, दूसरी बार गलत हो रहा है तो एक स्टार बनाइए, तीसरी बार गलत हो रहा है तो कुछ भी क्वेश्चन मार्क बना लीजिए, सो दैट आपको ये पता रहे कि ये MCQ बार बार आपसे गलत हो रहा है। फिर उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, जब आप रिवीजन करते हैं तो रिवाइज कीजिए बार बार, तो आपको उससे हेल्प मिलेगी। और एक LTR का सिस्टम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत सही लगा। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको खुद से समझ आएगा कि LTR मतलब लास्ट टाइम जो आपको रिवीजन करना है वो आप एक लिस्ट बनाएंगे इस तरीके से कि आपको क्या क्या रिवाइज करना है। फिर उसके बाद है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो आपका बायो मॉलिक्यूल्स का टॉपिक है, चूंकि अभी 9th 10th में नहीं है तो आप बायो मॉलिक्यूल्स स्किप कर सकते हैं, ये हम लास्ट के लिए रहने देंगे। अगर वर्ग 2 के सिलेबस में कोई भी इंक्लूडिंग होती है, कोई भी एड ऑन होता है, तब हम ये चीज़ें करेंगे। अदरवाइज जो हमारा एंट्रेंस के टाइम पे इन्होंने जो सिलेबस दिया था हम उसी को फॉलो करने वाले हैं। ये चीज़ कंप्लीट हो गई। फिर इसका एक ये वॉल्यूम आता है वॉल्यूम 2 के नाम से। तो वॉल्यूम 2 में आपको क्या है कि जैसे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे इसमें, ठीक है। साइटोलॉजी, सेल वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेंगे, जेनेटिक्स अच्छे से कर लेंगे, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये अगर आप करना चाहें तो कीजिएगा, नहीं करना चाहें तो केवल जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री,
एनवायरमेंटल बॉटनी, ये 2-4 टॉपिक इससे कवर कर सकते हैं। अब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो ये आप चाहें तो इस तरीके से ये वाली बुक आती है, इसमें आप अपने टॉपिक्स अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि जहाँ पर आपसे थोड़े से प्रैक्टिस नहीं हो रहे हैं न्यूमेरिकल्स, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में ये टॉपिक्स लगाएंगे आप, फिर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये जो सीटेट एमपीटेट के नाम से ये था, इसमें फुल साइंस के क्वेश्चंस पेपर दिए रहते हैं कि कौन से साल में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं, आप जितनी डीप पढ़ रहे हैं वो आपकी नॉलेज सही है या नहीं। तो उसके लिए ये मॉक टेस्ट के रूप में आप इसको दीजिए। कोशिश कीजिए कि लगभग 1 महीना पहले आप पढ़ लें, फिर 1 महीने के बाद आप मॉक टेस्ट देना शुरू करें, सो दैट आपको ये पता रहे कि आपकी जो पढ़ाई है आपने कितना इम्प्रूव किया है 1 महीने में, क्या चीज़ें आप लगा पा रहे हैं, क्या चीज़ें आपसे गलती हो रही है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब किस तरीके से पढ़ना है वो भी शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने फिजिक्स का एक टॉपिक उठाया, सपोज मोशन टॉपिक उठाया, तो मोशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो मोशन के साथ आप फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उठा सकते हैं। तो आपने क्या उस दिन 2 टॉपिक उठा लिए, फिर आपको किसी दिन जैसे आपने मोशन और ये सब पढ़ा, 1 वीक में आपका ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। फिर आपने उठाया साउंड, तो साउंड के साथ आप जैसे साउंड डिफिकल्ट तो नहीं है बट हाँ थोड़ा सा लर्न करने वाली चीज़ें हैं, फॉर्मूलाज लर्न करने वाली चीज़ें, तो उसके साथ आप ये वाला टॉपिक ले सकते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, वो वाला टॉपिक ले लीजिए। तो ये कॉम्बो आपको खुद को बनाना पड़ेगा कि आपका क्या पोर्शन अच्छा है, क्या पोर्शन नहीं है, आप किस पोर्शन के साथ कौन सा टॉपिक उठाएंगे कि आपकी पढ़ाई भी हो जाए, बोरियत भी ना हो और साथ के साथ आपको होपलेस फील ना हो। कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जेनेटिक्स उठाया, ठीक है, अब जेनेटिक्स में आपको बताइए कि पूरी एनर्जी लग जाएगी आपकी, तो उसके बाद आपने जेनेटिक्स के साथ साथ आपने उठा लिया सपोज वर्क एंड एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर इन दोनों को मिक्स करके एनर्जी आती है, ठीक है। अगर आपने इस तरीके का कोई वर्क फिर या आपने इलेक्ट्रिसिटी उठा लिया, इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा क्या फॉर्मूला लगना है, तो देखो होपलेस आप उसी दिन हो जाओगे। तो क्यों ना इसकी शुरुआत एज अ टॉपिक जो 9th-10th में गिवन है, देखिए एनसीईआरटी बनाने वाले बहुत समझदार हैं, उन्होंने बच्चों के दिमाग को सोचते हुए ही एनसीईआरटी बनाई है। उनको पता है कि बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे और हमें बच्चों को पढ़ाना है तो हमें थोड़ा और हायर लेवल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम सीक्वेंस वही फॉलो करें तो इट्स बेटर फॉर अस। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, एसपीडीएफ ब्लॉक आएंगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप इस दिन उस किसी भी टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी ना पढ़ें, केवल अपना प्रीवियस रिवीजन कर लें और केवल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ लें। या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ के बहुत ज़्यादा बोर हो गए हो तो कोई सा भी इजी टॉपिक, जैसे टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसमें आपको लर्न करना है कि स्क्वैमस एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनार है, क्या है, कौन सी है, कहाँ कौन सी पाई जाती है, तो आपने शॉर्ट फॉर्म में उसे डिस्कस कर लिया। तो इट्स ऑल अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक को किस वे में लेते हैं, आपको क्या ईजी लगता है, क्या टफ लगता है। देखिए ईजी टफ कुछ नहीं है, जो चीज़ें हमें आ जाती हैं वो ईजी बन जाती हैं, जो नहीं आ रही है वो टफ है, इट्स ऑब्वियस। तो हमें टॉपिक्स अपने आप सेलेक्ट करने होंगे और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि एक कॉम्बो आप लोगों के लिए बना दूं सो दैट आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फिर आज का सेशन हम यहाँ पर सम अप करते हैं, एंड करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। और कोई भी आपको हेल्प लगती है बुक्स के रिगार्डिंग, टॉपिक्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी तरह की और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी बताइएगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि इस बार हमें वर्ग 3 की तरह वर्ग 2 भी क्वालिफाई करना है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।